गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही शानदार चैप्टर, जो पहले शानदार हुआ करता था, अब तो काफ़ी कुछ कट गया है इसमें, बट पढ़ेंगे हम लोग। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चलिए तो पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पर बात करेंगे, उसके बाद हम जो है इस चैप्टर के अंदर आएंगे। सबसे पहली बात आती है कि फादर ऑफ इकोलॉजी क्या कहा गया, किसको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलिए ज़्यादा सही है। यहाँ पर जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो लिखिए फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी या इकोलॉजी इन इंडिया। कौन थे? एक बहुत बेहतरीन इंसान थे, रामदेव मिश्रा साहब। रामदेव पढ़ के ये मत बता देना योगा सिखाते थे, ठीक है। अब रामदेव मिश्रा साहब के बारे में कुछ खास बात जान लीजिए ऐसी कि इनका जो जन्म तिथि थी वो क्या थी, 26 अगस्त 1908, और इन्होंने क्या ऑब्टेन करी थी, PhD इन इकोलॉजी, ठीक है। और इनको इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी अवार्ड और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस अवार्ड जैसे अवार्ड मिल चुके हैं। इन्होंने बहुत ही प्रेस्टिजियस वर्क किया था, और इन्होंने जो है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में रिसर्च और टीचिंग की थी BHU में। और कुछ और ख़ास बात जानना हो तो ये जान लीजिए कि इनको जो है संजय गांधी अवार्ड से भी नवाजा गया इन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, राइट। चलें, अब हम एक बात समझते हैं कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब है। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि प्लांट और एनिमल, डाइवर्सिटी एक सिंपल शब्द है, इसका मतलब होता है विविधता। क्या होता है? विविधता। तो जैव विविधता, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, और तो हॉस्टल में रोज एक ही सब्जी बनती है क्या? तो हॉस्टल में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा अच्छा हॉस्टल अगर आप लेंगे तो उसमें रोज़ अलग अलग सब्जी बनेगी। किसी दिन आलू बन रहा है, किसी दिन आलू मटर बन रहा है, किसी दिन आलू जीरा बन रहा है। ये एक्चुअल में हॉस्टल में होता है, बट द थिंग इज दिस, ऐसे ही होता है ना, आज आलू मटर है, कल आलू जीरा है, कल परसों आलू पनीर है, जो मन में है सिर्फ आलू आलू खिला रहे हैं। देखिए ये एक मजाक की बात है। अब हम काम की बात करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जितने तरीके की स्पेसीज होंगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्या होगी? स्टेबिलिटी। जैसे आपकी मम्मा ने एक दिन अरहर की दाल बना दी, एक दिन आपको सब्जी खिला दी, एक दिन आपको मटर पनीर बना दी, एक दिन जो है आपके मन का कुछ बना दी और मशरूम बना दी, एक दिन मान लीजिए 2 प्याजा बन गया, मशरूम 2 प्याजा बन गया। तो आप मेरी बात को समझिए, आपको घर का खाना तक पसंद आए, राइट। क्यों? क्योंकि रोज़ खाना बदल बदल के बन रहा है। अब दोपहर में खाना घर का नहीं पसंद आता, क्योंकि स्कूल से आओ तो दाल चावल दाल रोटी, दाल चावल दाल रोटी। अब घर वाले प्रोटीन खिलाने के चक्कर में रोज़ दाल खिला रहे हैं, होता है ना। तो एक बात समझिए, क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी नहीं है वहाँ पे। क्या नहीं है? डाइवर्सिटी। तो घर का खाना पसंद नहीं आएगा। आप समझ में आई बात? डाइवर्सिटी से क्या बढ़ेगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चलिए अब आते हैं अपने काम की बात पर। लिखिए, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, व्हाट इज इकोलॉजी। इस चैप्टर का सबसे अच्छा पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं। इट डील्स विद, इकोलॉजी डील्स विद क्या? इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म लिविंग के नॉन लिविंग। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो किसके किसके बीच में है? बायोटिक और बायोटिक में। जैसे आपकी दोस्ती बकरी से हो जाए, आपका इंटरेक्शन बकरी से हो गया,
ठीक है, कहीं खाने के चक्कर में तुम बकरी दोस्ती कर लिए कि कल को जो है, मेरी बात को समझिए, ये इंटरेक्शन है। आपने एक पेट पाल रखा है, इंटरेक्शन है, ठीक है। आज इसे कृष्णकांत दोस्ती जनार्दन से हो जाए या सौर्य से हो जाए, तो ये क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। दोनों लिविंग हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या है, इंटरेक्शन। ये इनसे नोट्स ले रहे हैं, वो उनसे पेन मांग रहे हैं, तो अरे इंटरेक्शन के बीच में कोई ना कोई, हाँ मतलब कोई ना कोई फायदा नुकसान होगा तभी होंगी इंटरेक्शन, ठीक है। ये तो वो इंटरेक्शन है जो लिविंग और लिविंग के बीच में। लेकिन ऐसा होता है क्या, अरे आपका इंटरेक्शन नॉन लिविंग स्पेसिफिक चीज़ों से भी है, लाइक वाटर, लाइक एयर, सॉइल, राइट, बेंच, डेस्क, टेबल, पंखा। तो लिखा है एक तो इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म, या आप कह सकते हैं इंटरेक्शन विद इन ऑर्गेनिज्म, या एग्जाम में क्या लिख के आ सकता है, इंटरेक्शन विद इन, विद इन मतलब इन बिटवीन, विद इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग का लिविंग बॉडी से इंटरेक्शन, या फिर इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग का मतलब होता है बायोटिक, और नॉन लिविंग का मतलब होता है एबायोटिक। नॉन लिविंग का मतलब होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। नॉन लिविंग का एक और मतलब होता है फिजिकल एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये लाइन समझ में आई। तो लिखा क्या है, इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म एक पॉइंट, और बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक। चलो एक बात लिखी हुई है, ये सब फालतू बात है, एग्जाम में तो नहीं आएगी। आर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंग, डाइवर्स एंड अमेजिंग कॉम्प्लेक्स। सच है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखिए, जैसे जैसे आप ऑर्गेनिज्म में ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे उनकी और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन या उनकी कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलो बात लिखी हुई है, इकोलॉजी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट, एनिमल इकोलॉजी एंड प्लांट इकोलॉजी। ये तो जनरल टर्म में बात करते हैं। तो कई तरीके की क्लासिफिकेशन होती है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है, ऐसा लिखिए, इकोलॉजी, और इट इज क्लासिफाइड इनटू, दो क्लासिफिकेशन है। एग्जाम आपकी एनसीईआरटी में ये वाला है, फिर भी ये पढ़िए, प्लांट इकोलॉजी और एनिमल, ये सब क्लासिफिकेशन है। एनिमल इकोलॉजी ये पहला क्लासिफिकेशन। अब बात आती है कि इकोलॉजी में हमारा जो देखो लिखा है, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये 4 लेवल क्या हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायो। चलिए पॉइंट लिखिए, ऐसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे लिखिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, और कॉम्प्लेक्सिटी हमको कहाँ देखने को मिलती है, इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे छोटे लेवल पे बात करूँगा तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल। किस लेवल पर बात करेंगे,
मैक्रोमोलिकुलर लेवल पर, ठीक है। और किस लेवल पर हमको बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखना है? सेलुलर लेवल पर, ठीक है। मैक्रोमोलिकुलर, थोड़ा सा स्पेलिंग सही करिए, मैक्रोमोलिकुलर या मैक्रोमोलिक्यूल। सेलुलर लेवल पर जो है हमको बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल पर देखने को मिलता है, ऑर्गन लेवल पर देखने को मिलता है, और कहाँ कहाँ दिखेगा बताइए? और ऑर्गेनिज्म, और अभी हम लोगों ने और क्या देखा था? ऑर्गेनिज्म, या इसी को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल। और किस में देखने को मिलेगा? पॉपुलेशन लेवल पर। पॉपुलेशन के बाद हमको कहाँ पर दिखेगा? कम्युनिटी लेवल पर। और कम्युनिटी के बाद हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा? इकोसिस्टम। आखिरी है दैट इज बायोम। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैं आगे लिखा रहा हूँ। हो गया नोट आप लोगों का? चलो, ये पॉइंट अभी लिखवाऊंगा, ये वाला पॉइंट अभी लिखवाऊंगा। पहले एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखें अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसमें, बताते हैं। नहीं है, पॉइंट नोट करिए। एक क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। द क्वेश्चन इज, व्हेन वी हियर bulbul singing early morning in the garden, we may ask, how does bird sing? चलो, अब हम सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि बुलबुल जो है, बुलबुल क्या कर रही है भैया? बुलबुल इज सिंगिंग। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए सिखा रहे हैं। बुलबुल इज सिंगिंग, तो बुलबुल हमको गाना सुना रही है। बुलबुल हमको गाना सुना रही है, या पेड़ पौधे पत्ती इनको गाना सुना रही है? दूसरी चिड़ियाओं को गाना सुना रही है क्या? या उसका मन है गुनगुना रही है? उसका मन है गुनगुना रही है। तो आप लोग हैं नॉनसेंस। इंटरैक्ट कर रही है, क्या कर रही है? इंटरैक्ट। दूसरी बुलबुल को से इंटरैक्ट कर रही है, या पड़ोसी चिड़िया से इंटरैक्ट कर रही है? किससे कर रही है? जैसे पीकॉक गुजर रही थी, कहे पीकॉक कहाँ हो, तो अपनी भाषा में बोलेगी, अपनी भाषा में बोल रही है, तो हमको लग रहा है गा रही है। सबसे पहली बात आती है दो चीज़, हाउ और वाई। क्या? हाउ, ये गाना गा कैसे रही है? इकोलॉजी में दो ही चीज़ पढ़नी है, हाउ और वाई। गाना कैसे गा रही है? तो गाने के लिए चिड़ियों में क्या होता है? सिरिंग्स। क्या होता है? और हम लोग में क्या होता है? फेरिंग्स। उनमें क्या होता है? सिरिंग्स। हम लोग में क्या होता है? साउंड बॉक्स होता है, उनमें क्या होता है? सिरिंग्स होता है। पहला सवाल। दूसरा पॉइंट कि वाई डू बर्ड सिंग? हाउ और वाई। कभी तुम लोग देखा है कि डिस्कवरी पे शेर गुजर रहा होता है, बंदर चिल्लाने लगते हैं, वो तो पेड़ पे बैठे, तो वो अलर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया? इंटरैक्शन। अब इंटरैक्शन क्या? दूसरी बुलबुल से या दूसरी बर्ड से। सवाल नंबर 2, द क्वेश्चन नंबर 2 इज, सिरिंग्स आर द वॉइस बॉक्स। सिरिंग्स आर द, पहले ये लिख लो,
एंड सिरिंग्स आर द वॉइस बॉक्स, और जिससे वॉइस कैसे निकलती है, एंड वाइब्रेटिंग बोन्स। इंटरैक्शन या टू कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेट किससे कर सकती है, विद मे, टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। एग्जाम का क्वेश्चन है। अब एक बात लिख के आ रहा है, एक क्वेश्चन और है। द क्वेश्चन इज नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, ये कैसे होते हैं, वाइट। ठीक है, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स वाइट क्यों होते हैं? जितने से रात की रानी, चमेली, ये सब के फूल सफ़ेद कलर के होते हैं। सब फूल कब खिलते हैं, दिन में कि रात में? क्यों वाइट ही कलर के होते हैं? अंधेरे में कलर डिवीज़न आएगा क्या? तो अंधेरे में कोई चीज़ क्या दिखती है, या तो काली है तो सफ़ेद। तो वाइट होने का समझ में आया मतलब? भैया जो अपने इंसेक्ट या ऑर्थोपोडन्स को अट्रैक्ट करना, तो उनको दिखेगा तब तो फूल पे आके बैठेंगे। तो लिखिए वाई। द आंसर इज विजिबिलिटी। इससे इनका फायदा क्या है? टू गेट पॉलिनेट। द क्वेश्चन इज, रात में जो भी पौधे होते हैं वो सुगंधित होते हैं या उसमें महक नहीं होती? द क्वेश्चन इज, how does देखो अच्छा क्वेश्चन है, how does bee know, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। which flower has nectar, which flower has nectar, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बता दे कोई तो जान लेगा। उसकी सुगंध से, वहाँ फूल है, यहाँ दूसरी मधुमक्खी है, तो महक आएगी वहाँ तक। सेंटर के सामने मंदिर है ना, वहाँ गुलाब के बहुत बड़े बड़े फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं, यहाँ महक आ रही है क्या? तो महक से आ जाएंगे क्या? नहीं। लेकिन जैसे मान लो कि तुम लोगों को फूल चाहिए, तो चाहिए फूल, तो ये मार्केट है, ये मार्केट है। तो सारे बच्चे एक साथ एक दुकान पे जाओगे, या वो कहेंगे हम इधर देख ले रहे हैं, तुम उधर देख लो, तुम उधर देख लो, तुम उधर देख लो? अलग अलग जाओगे। जिसको फूल मिल जाएगा वो क्या करेगा, कॉल करेगा, बुलाएगा, चिल्ला बुलाएगा, यार फूल है, या उछलने लगेगा फूल, ये कुछ सिंबल बना लोगे ऐसे। इसी तरीके से जो बीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये अलग अलग जगहों पे जा रही हैं। जिस बीज को, जिस वर्कर बी को पता चल गया कि ये वाले नेक्टर है, तो वो एक स्पेशल तरीके का डांस परफॉर्म करेगी, जिससे बाकी की बीज को क्या पता चल जाएगा कि इधर चलना है। ठीक है, तो लिख लो
डांसिंग इंसेक्ट या बी, स्पेशल डांसिंग ऑफ बी। अब ये तो एक बात है। द क्वेश्चन इज cactus has so many thorns. The सवाल is why? Depends on two. ट्रांसपिरेशन लॉस से अपने आप हो जाता है और बाकी के जानवरों से भी अपने आप को बचाता है। The question is, how does chick spoon recognize its mother? कभी चिकन एगन को देखा है? पोल्ट्री फार्म देखा है? पोल्ट्री फार्म में बहुत सारी मुर्गियाँ बिल्कुल वाइट है, एक जैसी होती है ना, उनके बच्चे भी होते होंगे। तो जो चूजे होते हैं उनको अपनी मम्मा कैसे पता चल जाती है कि वो उसी की मम्मा है, किसी और की नहीं? तेज बोलो, कैसे पता करती है? स्पेसिफिक स्मेल। और क्या होता है? पग मार्क। क्या होता है? तो व्हाट इज इकोलॉजी? क्या सीखा अभी तक हमने बताया? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन विद इन ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। ये तो लिखवाया है। या बायोटिक एंड बायोटिक एंड एबायोटिक में इंटरैक्शन को ये क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इकोलॉजी। अब बात आती है इकोलॉजी, बेसिकली इट इज़ कंसर्न विद बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या होता है? मैक्रोमोलिकुलर लेयर, मैक्रोमोलिकुलर लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। लेकिन इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं। इकोलॉजी को जनरली हम बाकी के जो मेन है, दैट इज ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, ठीक है, कम्युनिटी लेवल और बायोम लेवल पर ही पढ़ेंगे। तुम बताओ ना, यहाँ पर आकर के सेलुलर लेवल पर पढ़ना इम्पॉसिबल है ना? बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। तो जब तुमको लिखवाया है मैक्रोमोलिक्यूल, तुमको लिखवाया है सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, इसके बाद लिखवाया ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और कम्युनिटी और बायोम, इस चार को बॉक्स बना लो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? अच्छा, अब देखिए आपकी बुक ने इसके तुरंत बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पे बात शुरू कर दी। चलो,
अब मैं आपको और अच्छे पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगी। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ से लिखते हैं। देखिए बात लिखी हुई है, दो चीज़ होती है, एक होता है ऑर्गेनिज्म और एक होता है इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है? हाईली वेरिएबल। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस इन्वायरमेंट में, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी उसमें क्या करने की कोशिश करेगा? एडाप्ट करने की। एडाप्ट करने की जब ये बात करेगा, तो जब एडाप्ट करेगा या हम क्या कहेंगे? सर्वाइवल, या हम कहेंगे सर्वाइवल। जब मैं बात करता हूँ सर्वाइवल की, तो मैं बात करता हूँ इसकी सारे ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाए कि कुछ नहीं कर पाए। डायनासोर कर पाया कि नहीं कर पाया? कर पाया कि नहीं? नहीं। इसका मतलब जो सर्वाइव करेगा, वो जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट होगा, जो फिट होगा उसको क्या करेगा? उसका क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन। क्या होगा? नेचुरल। और जिसका नेचुरल सिलेक्शन होगा, फिटनेस का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो जो फिट होगा उसके बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे और नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी। बात समझ में आ गई? उन्हीं का क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने बोला था? डार्विन ने। और जो सर्वाइव करेगा वो क्या होगा? रिप्रोड्यूस करेगा और नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? चलो अब बात आ गई है ये तो थी एक बात। अब आते हैं दूसरी बात पर। एक बात लिखा कि इन्वायरमेंट ये वेरी कर रहा है, दिस इज वेरिएबल। तो वेरिएबल क्यों है? तो इसमें जो इसका जो पहला रीज़न है, द रीज़न नंबर 1 इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ प्लैनेट due to rotation, intensity and duration of temperature बात समझ में आ गई? अब एक बात बताइए, मेरा सवाल ये है, एक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्या है? और एक है टेम्परेट फॉरेस्ट। एक है मान लो ग्रासलैंड, एक है डिजर्ट।
सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल वेरिएशन कहाँ देखने को मिलेगा और सबसे कम इन्वायरमेंटल वेरिएशन कहाँ को मिलेगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे कम इन्वायरमेंटल वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्यों? पूरे साल एक ही टेम्परेचर, इसीलिए तो कहते हैं एवर ग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार है। पूरे साल जो है वहाँ के पौधे जो है कैसे होते हैं? एक ही तरीके के, एनवायरनमेंट पूरे साल एक जैसा होता है, इसलिए तो उसको कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मौसम बदलता, तो अगर मौसम नहीं बदलेगा तो प्रोडक्टिविटी जो भी कुछ भी बन रहा है, पैदा हो रहा है, लकड़ी, फल, फूल, अच्छा ये सब ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? लकड़ी, फल, फूल ऑर्गेनिक कि इनऑर्गेनिक? कोई भी चीज़ अगर ऑर्गेनिज्म बना रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या होगी? ऑर्गेनिक। तो लकड़ी, फल, फूल क्या है? अरे तुमको यूरिया और अमोनियम साइनेट पढ़ाया था। यूरिया ऑर्गेनिक मैटर था कि नहीं था? था ना? फंक्शनल आइसोमर था। चलो, बात समझ में आ गई? देखो क्या लिखा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट। लिखा है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जनरली इक्वेटर पे पाया जाता है, तो पूरे साल सनलाइट उनको बराबर मिलती है कि नहीं? और कोई भी प्लांट जो पोल पे पाया जाएगा वहाँ पे सनलाइट पहुँचेगी 6 महीना दिन 6 महीना रात। कुछ जगह तो ऐसी जहाँ दिन ही नहीं हो रहा, तो वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट पहुँचेगी नहीं। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है? डेसिडुअस या टेम्परेट रीजन। ठीक है, चलो एक पॉइंट लिखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब तो ये वाला एक ग्राफ हुआ करता था, बड़ा फेमस ग्राफ था, हट गया इस चैप्टर से। इसी चैप्टर में जो बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट हो गई, तो वो ग्राफ चैप्टर में था, बहुत अच्छा था। उसमें ये ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ये सारे फॉरेस्ट थे, प्रोडक्टिविटी का पूरा ग्राफ था। एग्जाम में क्वेश्चन आता था। तो लिखिए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए अर्थ। ये मत लिखिए ट्रॉपिकल, ये मत लिखिए, ऐसे अर्थ बना लीजिए, आपको ज़्यादा आसानी होगी। और अर्थ के ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर और नीचे 10-10 किलोमीटर, ये दोनों क्या हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके ऊपर होता है, ट्रॉपिकल से थोड़ा दूर जाएंगे, इक्वेटर से थोड़ा दूर जाएंगे तो आएगा टेम्परेट रीजन। कौन सा? ठीक है, इसके बाद आएगा ग्रासलैंड, ये वो, हाँ, इसके बाद डिज़र्ट। ठीक है, चलो आपके काम की चीज़ मैंने आपको लिखवा दी। अच्छा, ग्रासलैंड लिख सकते हो, डिज़र्ट लिख सकते हो, ये सीजन। अच्छा, ये किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है? लैटिट्यूडनल या जो है आल्टीट्यूडनल? आल्टीट्यूडनल, हाँ। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टली। अब देखो, सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, ये भैया ये देखो, सबसे ज़्यादा टाइम सनलाइट यहीं पड़ेगी, सबसे ज़्यादा सनलाइट यहीं पड़ेगी। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सनलाइट का एंगल चेंज होता जाएगा, और कुछ जगह ऐसी आएगी जहाँ सनलाइट ही नहीं पड़ रही, पोल। दिखाते भी होंगे मूवियों में कि जैसे ये अर्थ है और ये पोल रीजन है, तो इसके आसपास इतनी रीजन में सूरज की रोशनी यहाँ तक आती है, घूम के चली जाती है, ये अर्थ घूमती रहती है, और ये इन जगहों पर सनलाइट आती ही नहीं है। सुना है ये बात? तो एक बात ये देखो,
देखो बेटा तुम पूछ ली तो अब तुमको बता देते हैं। ये देखो, ये है लैटिट्यूड और ये है आल्टीट्यूड। लिख लो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं आल्टीट्यूड, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं आल्टीट्यूड, और हॉरिजॉन्टल को क्या लैटिट्यूड। इसको नहीं पता वो लिख लो, जियोग्राफी में पढ़ा भी होगा, तो लिखा भी है। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ इक्वेटर लिखा है, यहाँ पर तुमने क्या लिखा पोल, देख रहे हो, डिजर्ट, सी कोस्ट। अब एक शब्द है इकोलॉजिकल सर्विसेज। लिखो, प्लांट कम्युनिटीज सर्विसेज का मतलब क्या है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या हेल्प प्रोवाइड कर रहा है मैनकाइंड के लिए, तो वो क्या हो गए सर्विसेज, हमने किसी भी इकोसिस्टम से, तो उसको कहेंगे इकोलॉजिकल सर्विसेज। प्लांट कम्युनिटीज एंड देयर, ये पूरा पॉइंट नोट कर लो। अच्छा चलो पूरा पॉइंट नोट करो। चलो कृष्णान कह रहे हैं उनको सर हफ्ते में पढ़ा दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी फेक है। ये सही कह रहा है, सही कह रहा है। अब आप देखिए, इस मामले में तो प्रश्नोत्तर में सबसे कम फीस, और आप लोगों को घर वाले से बोलना चाहिए पापा एक आध इंस्टॉलमेंट बढ़ा के दे दीजिएगा। चलिए, एक ग्रीक टर्म है ओकियोस। ओकियोस का मतलब होता है हाउस और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्ज़ाम क्वेश्चन बहुत बार आया, तो लिखो टर्म इकोलॉजी, ये किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल साहब ने। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट। स्टडी, व्हाट इज इकोलॉजी, एक्चुअली इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ organisms and their and नहीं with their and with their environment। ठीक है, organisms with their environment। ओके, चलिए अब देखिए, इकोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, एक होती है ऑर्टिकोलॉजी और एक होती है सिनइकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि द इकोलॉजी ऑफ सिंगल स्पीसीज या पॉपुलेशन इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। जैसे आप ह्यूमन पॉपुलेशन और उसका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से कैसा है, सिंगल पॉपुलेशन या सिंगल स्पीसीज की स्टडी कर रहा है, उसको कहेंगे ऑर्टिकोलॉजी। अगर आप ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि इस स्पेसिफिक जो भी बीटल है या कुछ भी है, इसका क्या इन्वायरमेंटल जो है रिलेशन है, तो हमने क्या कहा, इसको कहा ऑर्टिकोलॉजी। अब बात आती है व्हाट इज स्पेसीज, ठीक है, और व्हाट इज पॉपुलेशन। तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज स्पेसीज। व्हाट इज पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज पॉपुलेशन। ठीक है, अब मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो एक ही स्पीसीज के सारे इंडिविजुअल होंगे, एक पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, तो हम लोग पॉपुलेशन है, तो इसमें क्या होगा, जो भी ग्रुप होगा वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। राइट। पॉपुलेशन के बाद आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है, एक से ज़्यादा पॉपुलेशन, जैसे आप हैं, गाय है, गाय से भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, गाय चारा खिला रहे हैं, चारे के बदले में गाय दूध ले रहे हैं,
चिकन है, ये सब चीज़ें, तो ये क्या है, कई सारी पॉपुलेशन से इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, कम्युनिटी। और इकोसिस्टम क्या होता है, कई सारी कम्युनिटी मिल करके या कई सारी पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती हैं, इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही होते हैं या ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट दोनों होता है, दोनों। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा शब्द है पॉपुलेशन डायनेमिक्स। तो लिखा है स्टडी व्हाट इज पॉपुलेशन डायनेमिक्स, एक्चुअली लिखो, हेडिंग डालो पॉपुलेशन डायनेमिक्स, लिखो स्टडी ऑफ चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टडी ऑफ चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स। ओके, हो गया था कि नहीं? स्टडी ऑफ चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज पॉपुलेशन डायनामिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में यहीं से पढ़ेंगे। थैंक यू।